Hello my dear students, welcome to Physica Tube. In this video I will discuss important MCQs of electrodynamics। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो PDF है, जितने भी MCQs मैंने इसमें वीडियो में डिस्कस करे हैं वो PDF मैंने साथ में अटैच कर दी है टू मेक द लर्निंग ईजी। एंड जो क्वेश्चंस इसमें हैं कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा प्रीवियस वीडियो में से, सारे क्वेश्चंस न्यू हैं। So watch the video till end. Let us start with the first question. The first question is the value of divergence of curl of vector A is। तो हमें यहाँ पे जो वेक्टर A है उसका कर्ल निकालना है एंड देन उसका डाइवर्जेंस निकालना है। मीन्स हमें डेल क्रॉस A पहले निकालना है, दैट इज कर्ल ऑफ वेक्टर A, एंड देन वी विल फाइंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डेल क्रॉस A, कर्ल A वेक्टर होता है एंड इस वेक्टर का हमें फिर डाइवर्जेंस निकालना है, डेल डॉट डेल क्रॉस ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या आएगी। तो सबसे पहले हम डेल क्रॉस ए निकालेंगे। लेट अस डिफाइन द वेक्टर ए। ठीक है, डेल क्रॉस ए आपको पता है कैसे निकालना है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमें निकालना है डेल डॉट डेल क्रॉस ए। अब ये डेल क्रॉस ए एक वेक्टर है जिसका ये एक्स कॉम्पोनेंट है, ये वाई कॉम्पोनेंट है, ये जेड कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो हमें जब डेल डॉट डेल क्रॉस ए निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, करली ओवर करली एक्स ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, then curly over curly y of y component and curly over curly z of z component. So this is divergence of curl of vector A। और इस पूरी टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। टोटल 6 टर्म्स आएंगी, यहाँ से 2 आ जाएंगी टर्म्स फर्स्ट ब्रैकेट से, देन 2 एंड देन 2। और जब सॉल्व करेंगे कौन कौन सी टर्म्स बनेंगी। ठीक है, तो ये आ गया इसको सॉल्व करके डेल डॉट डेल क्रॉस ए को। अब यहाँ पे हम एक फैक्ट यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जो करली स्क्वेयर करली एक्स करली वाई अगर ऐसे है, दिस इज इक्वल टू करली स्क्वेयर करली वाई करली एक्स। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम देखेंगे ये जो फर्स्ट टर्म है करली स्क्वेयर ए जेड करली एक्स करली वाई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। देन करली स्क्वेयर ए वाई ओवर करली एक्स करली जेड, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। एंड जो रिमेनिंग ये थर्ड टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जो ऑर्डर है यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड वाई है, बट वो एक ही चीज़ है। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, इसलिए जो आंसर हमारे पास आ गया दैट इज 0। सो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार गेट के पेपर में आ चुका है और नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि ये जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं इसमें से कौन सी जो है लॉरेंस इनवेरिएंट है। लॉरेंस इनवेरिएंट मींस द क्वांटिटी विच रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जब हम अंडर द इफेक्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब उसको स्टडी करते हैं, ये आपने ग्रिफिथ्स की जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक है उसमें ये आपको रिलेशंस मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंस ने ये फाइंड करा कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं दे आर कंसिस्टेंट विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और वहाँ से उसने जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं उनके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दी। और जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं मींस जो x है ई एक्स डैश दैट इज इक्वल टू ई एक्स, एंड सिमिलरली जो बी एक्स डैश है दैट इज इक्वल टू बी एक्स। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस y एंड z कंपोनेंट हैं वो चेंज हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग x y एंड z डायरेक्शंस अंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो गामा है उसकी वैल्यू हमें पता है 1/√1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी। कैसे आएगा ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी कि हम ई डैश स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बी डैश स्क्वेयर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डैश का जो मतलब है कि आपने दूसरे फ्रेम में चले गए हो, एस से एस डैश फ्रेम में चले गए हो, और जो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट जो हैं इसके वो चेंज हो जाएंगे। और ई डैश स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास बन गया ई एक्स डैश स्क्वेयर प्लस ई वाई डैश स्क्वेयर प्लस ई जेड डैश स्क्वेयर। एंड और फिर हम चेक करेंगे कि जो जी डैश्ड क्वांटिटीज़ हैं जब इसको हम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू है ई डैश स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बी डैश स्क्वेयर ये इसके इक्वल आ जाएगी ई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर के, कि नहीं आएगी। सो जब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आपका ई एक्स डैश है वो ई एक्स आ जाएगा,
ई वाई डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई वाई माइनस वी बी जेड होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस ई जेड डैश स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर आ जाएगा एंड इंटू ई जेड प्लस वी बी बाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हो गए। माइनस सी स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो इसको बी एक्स लिख दोगे, बी एक्स डैश को, तो ये एक टर्म हो गई। माइनस फिर आएगा सी स्क्वायर और बी वाई डैश स्क्वायर मीन्स एक गामा स्क्वायर आ जाएगा इनटू, ठीक है, ये सेकंड टर्म हो गई। और थर्ड टर्म क्या आएगी, माइनस। सो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ये वाली ब्रैकेट्स जो हैं ओपन होंगी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। और ये कैसे होगा सॉल्व, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपके टर्म्स आ जाएंगी। ई एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसमें से 3 टर्म्स आएंगी ई वाई वाले केस में, और ई जेड वाले केस में भी 3 टर्म्स आ जाएंगी। देन ये बी एक्स वैसे ही रहेगा, सी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, दिस इज बी वाई टर्म एंड द लास्ट टर्म इज बी जेड टर्म। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जो बाकी टर्म्स बचेगी उनको हमें बस रीअरेंज करना है। और जब रीअरेंज करेंगे, देखो ई वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं, एक ये वाली है ई वाई स्क्वायर टर्म एंड अदर इज दिस टर्म। दोनों में से हम गामा स्क्वायर ई वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये गामा की वैल्यू है। ठीक है, जो गामा स्क्वायर करेंगे तो 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ये गामा स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। सिमिलरली ई जेड स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पे आ गई ई जेड स्क्वायर और एक यहाँ पे आ गई, यहाँ से भी हम गामा स्क्वायर ई जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बचेगा, ये गामा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वैसे ही आएगी सी स्क्वायर वी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर टर्म, और बी वाई स्क्वायर वाली भी 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म इज हेयर एंड सेकेंड टर्म इज हेयर। तो दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि माइनस भी हमने साथ में कॉमन ले लिया, 1 बचा। और ये वाली टर्म में क्या बचेगा, माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसमें भी वैसा होगा, ये गामा स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये जो लास्ट टर्म है बी जेड स्क्वायर, इसमें भी सेम जैसे बी वाई स्क्वायर में करा है, तो ऐसे ये वाला भी टर्म जो है गामा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, ई एक्स स्क्वायर यहाँ से बचेगा सिर्फ ई वाई स्क्वायर और इससे ई जेड स्क्वायर, लास्ट में माइनस सी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस सी स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। तो ये बनेगा दिस इज ई स्क्वायर होल टर्म एंड दिस होल टर्म सी स्क्वायर कॉमन लेके बाकी क्या होगी बी स्क्वायर। सो ई डैश स्क्वायर माइनस सी डैश बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसलिए ये जो टर्म है दिस इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और कई बार एक ऑप्शन ये भी आ जाती है, जो ई डॉट बी होता है दिस इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, बट ई क्रॉस बी जो है दैट इज नॉट इनवेरिएंट। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन गिवन है तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट्स एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिनोटेड बाय काई एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ओवर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड m/h। तो जो मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल वो कितना मैग्नेटाइज होगा जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, दैट एबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एंड जो काई है इट इज़ पॉजिटिव फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड इट इज़ नेगेटिव एंड स्मॉल फॉर द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड जो रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस काई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव permeability or magnetic permeability and the magnetic susceptibility. Next, an infinitely long closely wound solenoid carries a sinusoidally varying current. The induced electric field is, तो solenoid के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि कैसी होगी। ठीक है, तो solenoid एक्सपेरिमेंट हम बीएससी में करते हैं जिसमें एक solenoid जो है इट इज़ कैरिंग अ साइनसोइडली वेरिंग करंट, इसको हमने बाहर से सप्लाई दी है एंड इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, इसका एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। देन वी यूज़ अ पिकअप कॉयल। जो पिकअप कॉयल है एक कॉयल होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स अराउंड 3000 होती हैं। ठीक है, और इस पिकअप कॉयल को हम सॉलिनॉइड में इंसर्ट करते हैं टू चेक द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो
इसके अंदर हम ये कॉयल लेके जाएंगे जिसपे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मीन्स ये कॉपर वायर बाउंड करी गई है। अगर इसके अंदर हम इसको मूव करेंगे इस पिकअप कॉयल को, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। क्यों जनरेट होगी? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। ठीक है, और इस पिकअप कॉयल के साथ ही हम चेक करने के लिए कि कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है, हम इसको वोल्ट मीटर से अटैच करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इसके अंदर वेरी करेंगे पिकअप कॉयल को, तो हम देखते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं सॉलिड के, इस साइड और इस साइड, यहाँ पे जो ये वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वोल्ट मीटर के ऊपर, वो 0 होती है और विद इन द सॉलिनॉइड मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस द डिस्टेंस, ये सॉलिनॉइड का सेंटर है हम मान लेते हैं, तो हमारा ऐसा कुछ ग्राफ आता है कि ये मैक्सिमम होता है यहाँ पे, इसके बाद ये डिक्रीज़ कर जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है। दिस इज़ द डिस्टेंस, और इस साइड हमारे पास जो जितनी वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी हम वो प्लॉट करेंगे ऑन द वाई एक्सिस। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है इन द सॉलिनॉइड बिकॉज ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो मैक्सिमम होगा और नॉन ज़ीरो होगा इनसाइड द सॉलिनॉइड एंड 0 होगा एट द एंड्स। तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज v when current I is flowing in it. If both radius and current are double, then drift velocity will be. So if I is the current flowing in a conductor, इसका फॉर्मूला होता है NEAVD, where VD is the drift velocity, A is the area of cross section which is pi r square, E is the charge on electron and N is the number density of electrons. ठीक है, और यहाँ से हम VD की वैल्यू निकाल लेंगे। VD जो कि हमारे पास गिवन है V, ये क्या आ जाएगा I/NEA, और A की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अभी हमें क्या करना है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेट अस से कि जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़ VD डैश, एंड इस केस में करंट को हमने लिख दिया I डैश। नंबर डेंसिटी और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा, पाई सेम रहेगा, और R को हमने लिख दिया R डैश। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, जो करंट है दैट इज़ डबल्ड, मीन्स I डैश इज़ 2I ओवर NE पाई, और R जो है R डैश दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2R, क्योंकि रेडियस भी डबल हो गया। सो जब ये स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेयर I/2NE पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है V। सो V डैश जो आएगा मीन्स न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी दैट इज़ हाफ ऑफ द ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर parallel to it, inclined at acute angles, normal to it, or inclined at obtuse angles. So let us consider a positive charge और point charge, और इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं आउटवर्ड्स होती हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो वो इनवर्ड होंगी, और किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप एक पर्टिकुलर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस ले लेते हो, इफ़ दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज, और इसमें देखो डिफरेंट रेडियस के हमने सरफेस बनाए हुए हैं। सो दीज स्फेरिकल सरफेसेज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, क्योंकि एक अगर हम इसकी बात कर लें कि ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, तो एक इसका पर्टिकुलर रेडियस है, और इस पूरे सरफेस के ऊपर जो ये स्फेरिकल सरफेस है सेम पोटेंशियल होगा। ऐसे ही अगर हम ये नेक्स्ट स्फेरिकल सरफेस ले लें, यहाँ पे भी इसका रेडियस तो डिफरेंट हो जाएगा, बट इस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उनका इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ क्या एंगल बन रहा है, सो दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू दिस स्फेरिकल सरफेस। इसको अगर 3 डायमेंशनल इमेज आप कंसिडर करके देखो, तो एक स्फीयर से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रही है, तो वो इस स्फीयर के परपेंडिकुलर होगी और नॉर्मल होगी। सो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर बिकॉज ऑफ। सो रेजिस्टिविटी जो है दैट इज डिनोटेड बाय रो, इसका फॉर्मूला है m ओवर n e स्क्वायर टाउ, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो ये तीनों कांस्टेंट हैं, इसलिए जो रेजिस्टिविटी है रो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। और इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, विद द डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज होता है,
क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कोलिजन के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के इन द कंडक्टर दैट विल इंक्रीज। अगर कोलिजन्स ज़्यादा हो जाएंगे मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फटाफट कोलाइड कर रहे हैं, इट मीन्स जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कम हो गया मीन्स रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम क्योंकि कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो सोलिनॉइड है एक ऐसी हो सकती है सोलिनॉइड जिसमें जो कोर है कोई ना हो, मीन्स सिर्फ आपकी जो कॉपर वाइंडिंग्स होती हैं वो डायरेक्टली कॉपर को रैप करा गया है। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर नहीं करा गया है, उसको हम बोलते हैं एयर कोर। और अगर उसको सॉफ्ट आयरन या किसी कोर के ऊपर रैप करा जाता है तो वो जो सोलिनॉइड होती है दैट इज सोलिनॉइड विद अ कोर। तो ये दो टाइप की सोलिनॉइड हैं। जो ये वाली जो सोलिनॉइड है जिसमें एयर कोर होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बी है इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। ठीक है, और या फिर इसको लिख देते हैं हम म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। और ये वाली जो सोलिनॉइड है जिसमें आयरन कोर है या कोई भी कोर है, उस केस में जो बी की वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट म्यू आर एन आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन कोर। ठीक है, जो भी कोर है उसकी परमिएबिलिटी होगी। सो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बी इसकी वैल्यू बतानी है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो फर्स्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस इज रॉन्ग क्योंकि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये एन है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये लगा लो एन, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जिसका आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। सी ऑप्शन जो है रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ कोर इंट्रोड्यूस्ड। सो ये मैंने आपको बता दिया, अगर कोर इंट्रोड्यूस करी हुई है तो उस केस में परमिएबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी ऑफ कोर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज द रेशियो ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड्स due to short electric dipole is. So if we consider this electric dipole, this is charge minus q plus q. ठीक है, डायपोल है, ये जो लेंथ है डिस्टेंस है दोनों के बीच में दैट इज d, और हमें यहाँ पे ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल निकालना है। तो ये डेरिवेशन आपको बीएससी की बुक में भी मिल जाएगी या फिर प्लस वन प्लस टू की बुक में भी होगी, जिसमें हमें लेट अस से कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करा है और ये इसका सेंटर है जो डायपोल का, वहाँ से लेके अगर इसका डिस्टेंस r है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ठीक है, वेयर p इज द डायपोल मोमेंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस इज द एक्सियल पॉइंट, और यहाँ से भी ये सेंटर से ये डिस्टेंस जो है दिस इज r, और इस केस में जो ई एक्सियल आएगा उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r क्यूब। ठीक है, और इनका दोनों का हमें रेशो लेना है, ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल जब करेंगे तो हमारे पास रेशो क्या आएगा 2:1, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ फोर्स F इज इक्वल टू दिस इज अप्लाइड एट पॉइंट B ऑफ अ बॉडी विच रोटेट्स अबाउट द एक्सिस थ्रू अ पॉइंट A, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। यहाँ पे भी हमें टॉर्क निकालना है, फोर्स गिवन है, और जो फोर्स है अप्लाइड ऑन पॉइंट B मीन्स अगर कोई बॉडी है उसमें कोई पॉइंट B है उस पर फोर्स अप्लाई करी जा रही है, एंड जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वहाँ पे एक पॉइंट है A। ठीक है, उसके अबाउट जो है ये बॉडी रोटेट कर रही है, अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन, उस पर एक पॉइंट A ले लिया। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का पोजीशन
वेक्टर जो होगा ए बी वो निकालना होगा। तो अगर हम कोई ओरिजिन ले लें ऑन दिस बॉडी, ठीक है, लेट अस से कि ओ ओरिजिन है, तो पहले हम वेक्टर ओ ए लिखेंगे। ओ ए वेक्टर सिंपली जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो ओ बी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो ये आपका ओ बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर इज ओ बी माइनस ओ ए 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये आपकी तरह पास आ गया वेक्टर आर, और एफ हमें गिवन है और हमें टॉक निकालना है। टॉक का फॉर्मूला पता है आर क्रॉस एफ, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे आर और एफ का। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो इसको सॉल्व करके ये हमारे पास टॉक की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम हैविंग वेलोसिटी, ये वेलोसिटी गिवन है एट दिस पॉइंट इज मूव टू पोजीशन R2, ठीक है। R1 पोजीशन से R2 पोजीशन मूव कर गई बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स, ये फोर्स लग रही है। वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल, हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है एफ डॉट डी एस। तो पहले हम वेक्टर डी एस निकालेंगे। R1 एंड R2 गिवन है, तो डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मीन्स जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन। डी एस बन जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वर्क की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी एस के साथ, वर्क की वैल्यू आ जाएगी 8 जॉउल। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑपरेशंस आर करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है कर्ल ऑफ कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आर ऑलवेज जीरो। तो हमें इसी वीडियो में हमने एक डेरिवेशन करी है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है, ठीक है, मींस डेल डॉट डेल क्रॉस ए जो है, अगर ये आपके पास कोई वेक्टर गिवन है तो कर्ल का डाइवर्जेंस जो है दैट इज जीरो। तो इसलिए इसमें जो आंसर आएगा ए या ऑप्शन सी, इन दोनों में से आएगा, ठीक है। बाकी दोनों गलत हैं ऑप्शन। अब इनमें से भी देखना है हमें कि कर्ल ऑफ कर्ल जीरो होगा या कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो होगा। तो कर्ल ऑफ कर्ल अगर आप निकालेंगे मीन्स हमें क्या निकालना है, डेल क्रॉस ए, कर्ल ऑफ कर्ल। सो डेल क्रॉस ए अगर हम पहले निकालें, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फिर से उसका डेल निकालेंगे, फिर से उसका कर्ल निकालेंगे, सो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, डेल क्रॉस ए निकाल के फिर से उसका डेल निकालेंगे तो वो नॉन जीरो ही आएगा ऑलवेज। तो हमें अभी चेक करना है कि ऑप्शन सी में कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो लिखा है वो जीरो होगा कि नहीं होगा। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, लेट अस से कि आपके पास जो कोई स्केलर क्वांटिटी है एफ, पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे डेल एफ दैट इज इक्वल टू, तो ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया, ग्रेड एफ, ठीक है। तो ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का होता है और इटसेल्फ ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ग्रेडियंट आ गया, अभी हमें क्या निकालना है, डेल क्रॉस डेल एफ। अभी इसका हमें कर्ल निकालना है डेल एफ का। तो कर्ल कैसे आएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। सो फर्स्ट इज कर्ल ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई एंड कर्ली ओवर कर्ली जेड, देन कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स, कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई एंड कर्ली एफ ओवर कर्ली जेड। सो कर्ल ऑफ ग्रेड जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास ये आ गया, आई कैप के साथ ये टर्म आ गई। इस टर्म में क्या है, हमें पता है कि जो कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स कर्ली वाई होता है दैट इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई कर्ली एक्स, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, और इसके बेसिस पे हम ये दो टर्म्स आ रही हैं, ये इक्वल हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जे कैप में दोनों कैंसिल हो जाएंगी, के कैप वाली टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगी। सो इसलिए जो कर्ल ऑफ ग्रेड आएगा दैट बिकम्स जीरो। सो कर्ल ऑफ ग्रेड भी जीरो हो गया और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी जीरो हो गया, तो दोनों चीज़ें जीरो होती हैं, इसलिए जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज। तो हमारे पास एक लाइन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज गिवन। तो जो लाइन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, एंड हमें यहाँ पे इस लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस लाइन वो फाइंड करना है, ठीक है। लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, फॉर लेंथ एल, अगर इसकी लेंथ एल है तो ये क्यू पर एल आ गया, और चार्ज जो हो गया लाइन के ऊपर दैट इज लैम्डा इनटू एल। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है गॉस लॉ, ठीक है, दैट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस लाइन ऑफ चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे दैट इज
अ सिलेंडर। सो इफ दिस इज अ सिलेंडर देन हमें क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल कम आउटवर्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग आउट लाइक दिस। बट जो इसका ये दो सरफेस हैं, ये वाला और यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखो, ठीक है, अगर मैं इसको अपने साइड करके देखूँ, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया सिलेंडर का, और इसके अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है हमें पता है कि दे आर गोइंग आउटवर्ड और वो सारी डायरेक्शंस में जा रही हैं, ठीक है। बट ऐसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जाएंगी, ना ही इस डायरेक्शन में जाएंगी। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जा रही तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज़ नॉट कमिंग आउट थ्रू दीज टू सर्फेसेस, तो सिर्फ इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर आप इसको इमेजिन करके देखो, फ्रंट पकड़ के देखो कि लाइन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक सर्कल दिखेगा आपको, ठीक है, एक सर्कल के अराउंड ही ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जा रही हैं, बट इस सेक्शन से कोई बाहर नहीं जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इसलिए ये जो गॉसियन सरफेस है उसका जो एरिया आएगा दैट इज़ एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सिलेंडर ओनली। ये सरफेस एरिया 2πr/h होता है। h यहाँ पे क्या है हमारे पास l, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे E/A इज इक्वल टू Q/ε0, और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2πrl। सिमिलरली Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा L/ε0, तो L कैंसिल हो जाएगा और E की वैल्यू आ जाएगी λ/2πr/ε0। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू।